हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में और अब हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, इसके क्रिया विशेषण के प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूप की दृष्टि से 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर देखते हैं अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। उसका पहला भेद क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा, जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध होता है कब लगाकर इसकी पहचान की जाती है। जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध होता है वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे की जाती है? कब लगाकर। देखते हैं उदाहरण। वह कल जाएगा। कब जाएगा? कल जाएगा। बाजार में आजकल महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, वह प्रतिदिन पूजा करता है। वह अब जा रहा है और मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा भेद क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा, वे आविकारी शब्द जो क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? कि वे आविकारी शब्द, आविकारी मतलब जो परिवर्तित नहीं होते, वे आविकारी शब्द जो क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक में क्या होता है? यहाँ, वहाँ, बाहर, दूर और पास, ये सब किसमें आते हैं? स्थितिवाचक में। और दिशावाचक में क्या आते हैं? इधर, उधर, किधर, दाएं बाएं आदि। ठीक है, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने उसे वहाँ देखा। और कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा घर कहाँ है? साहब दिल्ली गए हैं। ठीक है, ये दोनों के एक इसके उदाहरण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा भेद क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा, वे शब्द जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या है कि वे शब्द जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? कितना लगाकर इसकी पहचान की जाती है। जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इसकी पहचान कैसे की जाती है? कितना लगाकर। ठीक है, वह कम खाता है। कितना खाता है? कम खाता है। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। कितना पीता हूँ? थोड़ा। ठीक है, तुम अधिक मेहनत करते हो। कितना करते हो? अधिक। ठीक है, उसने पूर्णतः कार्य कर लिया। कितना कर लिया? पूर्णतः। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करते हैं? कितना लगाकर। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया? पर्याप्त। मुझे अत्यधिक नींद आती है। कितनी आती है? अत्यधिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। क्या है चौथा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा, ऐसे आविकारी शब्द जो क्रिया की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं। क्या है? ऐसे आविकारी शब्द जो क्रिया की विधि या तरीका के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? कैसे लगाकर इसकी पहचान की जाती है? पहचान कैसे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करेंगे? कैसे लगाकर। ठीक है, अचानक बारिश आ गई। कैसे आ गई? अचानक। ठीक है, वह तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज। वह सचमुच में ऐसा करता है। वह धीरे धीरे बोलता है। कैसे बोलता है? धीरे धीरे। वह अचानक सो गया। कैसे सो गया? अचानक। वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, उसकी पहचान हम कैसे लगाकर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक गई। धड़ाधड़ कैसे बिक गई? धड़ाधड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर
क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, तीसरा है अनुबंध क्रिया विशेषण। पहला क्या है? साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा है अनुबंध क्रिया विशेषण। ठीक है, और आगे देखते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के रूप के आधार पर भी कितने भेद होते हैं? 3। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा क्या है? स्थानीय क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है? स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा भेद क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा: जिन अव्यय शब्दों से हर्ष शोक घृणा प्रेम आदि भाव का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। या दूसरी परिभाषा है जो कि अथवा में है, जिन शब्दों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है। दूसरी क्या है कि जिन शब्दों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण: हे राम, मोहन के साथ यह क्या हो गया। कौन सा भाव आ रहा है यहाँ? शोक का भाव। हाय, वह चला गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं उदाहरण: हट यहाँ से। यहाँ क्या? चुप करो। हट यहाँ से और चुप करो। यहाँ क्या हो रहा है? तिरस्कार, किसी का अपमान हो रहा है। ठीक है, जी हाँ मैं हूँ खलनायक। यहाँ स्वीकृति बोधक हो रहा है कि जी हाँ मैं खलनायक हूँ। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं कुछ उदाहरण। अरे वह उत्तीर्ण हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? आश्चर्य बोधक। ठीक है, अजी सुनती हो, देखो कौन आया है। यहाँ हो रहा है संबोधन, मतलब किसी को बुलाने का। ठीक है, वाह तुम्हारा मैच तो बहुत ही कमाल का था। यहाँ क्या हो रहा है? हर्ष बोधक। ठीक है, पता कैसे लगाएंगे? वाह। और जीते रहो, यहाँ हो रहा है अनुमोदन बोधक। ठीक है, चलिए 5वां देखते हैं। 5वां क्या है? निपात। इसकी परिभाषा: इसका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है। जो निपात है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो वाक्य है उसमें जोर देने के लिए। ठीक है, निपात का प्रयोग किया जाता है। या वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है और यह वाक्य के भाव जो भाव होते हैं उसको परिवर्तित करता है। जैसे मोहन ने ही सभी को मारा। यहाँ क्या हो रहा है? ही, मतलब जोर दे रहे हैं वाक्य पर कि मोहन ने ही सभी को मारा। अमन ही दिल्ली जाएगा। यहाँ जोर देकर बोला जा रहा है कि और कोई नहीं, अमन ही दिल्ली जाएगा। ठीक है, सोहन भी हमारे साथ जाएगा। यहाँ जोर देकर कहा जा रहा है कि सोहन भी जाएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो अव्यय था वो होगा समाप्त। अब हम क्या करेंगे? वाक्य को शुरू करेंगे। ठीक है, वाक्य की परिभाषा क्या है? सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिसमें कोई भाव स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। क्या है? सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिसमें कोई भाव स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। और क्रमबद्ध एवं ये क्या है? सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया दरवाजा बंद करो। अगर इसी को हम उल्टा लिखते हैं कि बंद करो, वो करो बंद दरवाजा कृपया, तो इसका कोई वाक्य तो होगा और लिखा भी अच्छे से, लेकिन ये सार्थकता कोई भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
वाक्य रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। ठीक है। पहला है विधि और विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य और चौथा है विस्मयवाचक वाक्य और पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, छठवा है इच्छावाचक वाक्य और सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा: वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य: वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कर्ता का विस्तार, जैसे मुकेश पढ़ता है। मुकेश क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। और विधेय में क्या है? विधेय की परिभाषा: वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बातें कही जाएं उसे विधेय कहते हैं। विधेय की परिभाषा क्या है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बातें कही जाती हैं उसे विधेय कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है तो यहाँ पढ़ता क्या हो गया? विधेय। जो उद्देश्य का विस्तार है वो क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। मैंने लड़के को बुलाया और रमन ने भोजन किया। मेरी पुस्तक लाल है। उसने स्वयं को निर्दोष बताया। कुछ और उदाहरण हैं। मेरा भाई चालाक है। लड़के ने अपना दोष मान लिया। भारत की संस्कृति पुरानी है। ठीक है। एक इसके उदाहरण है सरल वाक्य के। ठीक है। इसे याद रखना। और यह कुछ महत्वपूर्ण नोट: यदि उद्देश्य 2 आए तथा विधेय एक ही हो, यदि उद्देश्य 2 हों तथा विधेय एक ही हो तब सरल वाक्य होता है। ठीक है। जैसे अनिल और सुनील चचेरे भाई हैं। उद्देश्य क्या है यहाँ? 2, एक तो अनिल और दूसरा सुनील। विधेय क्या है? चचेरे भाई, मतलब विधेय एक है। तो यहाँ कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। ठीक है। इसे याद रखना। यदि उद्देश्य 2 हों और विधेय एक हो तो वहाँ भी क्या होता है? सरल वाक्य होता है। ठीक है। इसे याद रखना है। चलिए दूसरा भेद क्या है? मिश्रित वाक्य। इसकी परिभाषा: जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की जाती है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की जाती है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है। अथवा वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है। इसे याद रखना है। मिश्रित वाक्य को जोड़ने वाले शब्द: जो मिश्रित वाक्य हैं वो कौन कौन से शब्दों से जुड़ते हैं? वो शब्द जैसे ज्यों की, जिसका, उसकी, क्योंकि, यद्यपि, जो, सो, वहाँ, जहाँ, जिसे, इधर, उधर, जिस प्रकार, उस प्रकार, तब, जब, इतना, उतना इत्यादि। इन शब्दों को जोड़कर हम मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण: जब रवि आएगा तब राहुल जाएगा। ये क्या है? जब रवि आएगा ये एक प्रधान उपवाक्य है। तब राहुल जाएगा ये क्या है? एक आश्रित उपवाक्य। रवि के आने के ऊपर आश्रित है। रवि आएगा तो ही राहुल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिश्र वाक्य 2 उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। जो मिश्र वाक्य हैं वो 2 उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। पहला है प्रधान उपवाक्य।
इसकी परिभाषा, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक, पृथक मतलब अलग करके भी लिखा जा सकता है, किंतु जिसका अर्थ दूसरे वाक्य पर आश्रित ना हो। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो पूरे उपवाक्य से अलग करके भी लिखा जाता है, किंतु उसका अर्थ दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण, जैसे जब वह 2 दिन यहाँ रहा तब वह सबका प्रिय बना। क्या है? इस पर आश्रित है कि जब वह यहाँ 2 दिन रहा तब प्रिय बना, अगर नहीं रहता तो प्रिय नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आश्रित उपवाक्य, वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। क्या है कि वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है, वह आश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे, जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था वह मेरा दोस्त था। क्या है? जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था, ये आश्रित उपवाक्य है, और वह मेरा दोस्त था, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। उपवाक्य है जो उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, संज्ञा उपवाक्य। इसकी परिभाषा, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है। नोट, संज्ञा उपवाक्य के पूर्व की जोड़ा जाता है। ठीक है, जो संज्ञा उपवाक्य है उसके पहले की जोड़ा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। गांधी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। ये की क्या है? संज्ञा उपवाक्य की पहचान करा रहा है। गांधी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे क्या चाहते हैं। ठीक है, एक ही क्या है? संज्ञा उपवाक्य की पहचान करा रहा है। राम ने कहा कि मैं ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, जो संज्ञा उपवाक्य हैं उनके पूर्व में मतलब पहले की जुड़ा होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। चलिए आगे देखते हैं। विशेषण उपवाक्य, ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। नोट, जिन वाक्यों से पहले जैसा, जो, जितना, उतना, जिसका, उसकी, जिनको, जिसके ऐसे शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है, जो विशेषण उपवाक्य हैं उनमें जैसा, जो, जितना, उतना, जिसका, उसका, ये शब्द जुड़े होते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। वही बच्चा सफल होगा जो मेहनती होता है। ठीक है, यहाँ क्या है? जो है, जो विशेषण की पहचान करा रहा है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है दुनिया उसका सम्मान करती है। ठीक है, और वह लड़का जो कल आया था बीमार है। ठीक है, जो क्या है? विशेषण उपवाक्य की पहचान करा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसकी परिभाषा, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताते हैं वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। नोट, जिन उपवाक्यों में जिधर, क्योंकि, जब, जहाँ, यद्यपि यदि आदि शब्द जुड़े होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। ठीक है, हिमांशु ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। जहाँ वह जाता है वहाँ लोग उसे जानते हैं। ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, चलिए दोस्तों हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। जब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। और आप इस क्लास को रिवीजन करके कल जरूर आना। ठीक है, और अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, राधे राधे।